अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जुमा मुबारक। वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? जुमा मुबारक आपको भी। अच्छा, आपको पता है ना, आज मुल्की एहतजाज भी होंगे और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और ओवरऑल मुस्लिम दुनिया में स्वीडन वाक़े पर शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है, आवाज़ भी बुलंद की जा रही है और जो आलमी ताकतें हैं उन्हें ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की जा रही है कि ये अब नहीं चल सकता इस तरह से मामला। एंड राइटली सो, जब हम दीगर मज़ाहिब के लिए लॉज बना सकते हैं, आपको पता है एंटीसेमेटिक स्टेटमेंट्स पे प्रॉपर कार्रवाई हो सकती है और सारा कुछ, तो फिर मुसलमानों के जज्बात का भी ख्याल किया जाए और जब उनके लॉज को रिस्पेक्ट किया जाता है मुसलमानों की तरफ से, तो मुसलमानों की भी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे ये जो एक बात होती है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो वो आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है जब आप किसी और की फ्रीडम को कटेल कर रहे हो। कब जब आप किसी और को ऑफेंड करना स्टार्ट हो जाए, ऑफेंसिव पे जब बात चली जाए, तो ये बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो मुसलमान लोग जो अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, मेरा ख्याल है कि अब ये आ गया है कि जब तक हम सारे इस बारे में बात और नहीं लोग कहते हैं जो नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच रिलेटिव होती है, कोई ना कोई बात किसी न किसी को ऑफेंड करती है। इन मामलात में ऐसा नहीं है। बात चीज़ें फंडामेंटल होती हैं, इल्हामी किताबें होती हैं, जैसे कि हमारे लिए कुरान मजीद है और दीगर मज़ाहिब के लिए उनकी किताबें हैं। जिस तरह हम चाहते हैं कि कुरान मजीद की हुर्मत में कोई आंच ना आए, इसी तरह हम खुद भी नहीं करते, क्योंकि दीगर जो इल्हामी किताबें हैं वो भी हमारे लिए मुक़द्दस ही हैं। इसी तरह प्रॉफिट्स होते हैं हमारे लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तौहीद है और अल्लाह ताला की शान है। सो ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं जिस पे, जैसे कहते हैं ना, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। नो, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। बस हम दुआ यही करते हैं, जो आज जो एहतजाज होना है उसमें ये याद रखें कि हम अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू नोटिस। तो इसको पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. अपने मुल्क को ही बीच में नुकसान मत, क्योंकि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उस चीज़ से कि भाई ये लोग तो अपनी चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो वो हमने ऐसा एहतजाज करना है जो इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूरी हैं, वहाँ प्रैक्टिकली जो दुनिया में लोग रहते हैं, जो मुसलमान पर्टिकुलरली इन ममालिक में हैं, वहाँ पे वो अपने आप को इस तरह से पेश करें, एक ऐसा रोल मॉडल बनकर सामने आए कि ये अच्छा आपने टर्म यूज़ किया, रोल मॉडल बन के सामने आए कि इंस्पायर हो ना दुनिया। हाँ, कि अगर इस किस्म की मज़मूम हरकत या साजिश करने की कोई कोशिश भी करे तो उसको अपने ही हल्के में लोग कहें कि वो देखो कितने अच्छे लोग हैं, तुम घटिया हो, तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा उनको वो अपनी ज़रा नज़रसानी करें। अगर हमारा एहतजाज भी बहुत इफ़ेक्टिव और रिस्पेक्टफुल होगा तो वो मैसेज बड़ा अच्छा कम अक्रॉस होगा। ये आज होना है। उसके अलावा एक चीज़ जो 2 दिनों से हो रही है, भाई आला बारी के विजुअल्स देखे आपने पिंडी इस्लामाबाद के ओले जो पड़ रहे हैं? तो ये तो बात कुछ, वैसे ओले जो है ना आजकल हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, वो भी एक लेवल क्रॉस कर चुका है। ओले का साइज, पिंडी के अब से कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं। मूसलाधार मूसलाधार बारिश भी नहीं, मूसलाधार ओले। हाँ, मूसलाधार ओले, बारिश, एवरीथिंग। मतलब ये वो वाले ओले हैं जो लिटरली प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी गाड़ियाँ तो डैमेज होती हैं, आपको पता है। डैमेज एब्सोल्युटली होती हैं। मैं तो खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, भुगत चुका हूँ। पूरी गाड़ी पे ऐसे होता है जैसे दाने दाने पिंपल्स हो गए, चेचक हो गई पूरी गाड़ी में। अक्सर तो गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं। देयर आर टाइम्स, इसका आई कांट टेल, बट देयर आर टाइम्स के ओले इतने बड़े होते हैं, वो गोल्फ बॉल साइज के होते हैं। वो एक्चुअली किसी को लगे तो चोट भी लग सकती है। ये पिंडी के विजुअल्स हैं। और बाय द वे लाहौर में भी 2 रोज़ पहले जो शुरू हुई है बारिश, धुआंधार बारिश, अभी भी कभी कभी उसका सिलसिला शुरू हो जाता है दोबारा से। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की वजह से पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। उधर भारत की जानिब से भी दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने पर सैलाब का खतरा है। हम कल से बता रहे हैं, ये तो होता ही है, हर साल ये भी हो जाता है। और हमारा ऑलरेडी एक बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन बनी होती है, उसमें मजीद पानी आ जाता है वहाँ से, तो फिर तो सैलाब हो ही जाता है। PTI में जो है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई महकमों को इस हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और पंजाब की सूरत हाल पर ऑब्वियसली सब नज़र तो रखे हुए हैं, लेकिन उधर खैबर पख्तूनख्वा
और बलूचिस्तान में भी शदीद बारिश। और हम वहाँ सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, हम वहाँ की तरफ आपकी तवज्जो अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की बहुत बात हो रही है। वहाँ इदारों को, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर इदारों को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पिछले साल लोगों की शिकायत थी कि सैलाब से पहले कोई वार्निंग जारी नहीं की गई, और जब सैलाब आया तो लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। और बराए मेहरबानी जो लोग सोच रहे हैं कि जी नारान का आगान और सवात और पहाड़ों पे जाएंगे अपने बच्चों को लेके, खुदा का वास्ता है, अब दैट सीजन इज़ ओवर। जुलाई जैसे ही शुरू होता है, बाय द एंड ऑफ जून जुलाई, आप अपने अपने घरों में वापस आएं। अपनी जान क्यों झोंकों में डालनी है आपने? And yes, it's tempting because you want to go out. छुट्टियां हुई होती हैं। No, I understand that temptation जो पिछले कुछ सालों में होती थी, हालात बेहतर थे तब, बदल गया, अब नहीं है। तो अब उसको रिकग्नाइज करें कि अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो मौसम नहीं रहा कि आप अपनी छुट्टियां जो हैं वहाँ जाके गुजार सकते हैं। प्लीज़ घरों में रहें, क्योंकि सैलाब का बड़ा खदशा जो है वो जाहिर कर दिया गया है। मतलब द वार्निंग्स आर आउट देयर। अब अगर आपने नहीं सुनी तो दैट्स ऑन यू, क्योंकि लिटरली अभी यही बात हो रही है हर जगह। पंजाब के साथ साथ दीगर हुकूमतों का भी इम्तहान आने वाला है, बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर सिटीजन्स। और कराची और सिंध की बात करें तो महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और हैदराबाद है, दादू है, जामशोरो, कंबर और थरपारकर में भी कहीं कहीं आंधी आ सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वैसे बारिशों के बाद थर बड़ा खूबसूरत हो जाता है बहुत। वैसे आई शुडंट से, क्योंकि अगर मैंने कह दिया ना तो लोग कहेंगे शायद मैं कह रही थी कि उम्मे फरवा हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, और हमें बताएंगी उम्मे फरवा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। फरवा, आप कहाँ मौजूद हैं एग्जैक्टली? और हम तो यही समझ रहे थे कि वो जो शदीद 30 साल रिकॉर्ड जो टूटा था बारिश का, वो रुक गया है सिलसिला, लेकिन अपेरेंटली वक्फे से अभी भी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल अब्दुल्ला और हमारी सूरत हाल इस तरह से है कि मैं इस वक्त हाजी कैंप पे लाहौर का, और अगर इसकी मज़ीद अगर आपको क्लियर हो जाए कि जगह कौन सी है, ये रेलवे स्टेशन के करीब जगह है, और जब भी बारिश होती है यहाँ पे अच्छा खासा पानी जो है इकट्ठा होता है। हमें तो क्लियर है ही, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्लियर कर रही हैं, बड़ा अच्छा हमें पता है। ये तो जगह तालाब का मंजर पेश करती है, लंडा बाजार भी यहाँ करीबी लगता है, एम्प्रेस रोड भी है, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्रेस रोड भी है, नौलखा चर्च भी है, लंडा बाजार भी है। तो और ये सारी जगह इस तरह की है कि ये नशेबी इलाका है, और वाकई तालाब का मंजर अब्दुल्ला आपने बिल्कुल तस्वीर सही खींची कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। 2 रोज़ से मुसलसल बारिश का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है और अभी रुका नहीं है, और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई तो की गई है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, और उसके साथ साथ तेज़ आंधी और की भी पेशगोई की है। अगर हम सिर्फ 2 रोज़ की बात करें कि 2 रोज़ के दौरान लाहौर में 373 के करीब मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, और सिर्फ कल जो है 42 मिलीमीटर बारिश हुई, और इन 2 रोज़ के दौरान में तकरीबन 29 बारिश की वजह से अमवात हुई है। और अगर हम बात करें ज़ख्मियों के हवाले से तो 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। यानी हम एक तरफ बात करें कि बारिश होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद से काफ़ी मसाइल सीवरेज के और दूसरे हो जाते हैं, लेकिन ये बारिशों की वजह से अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, और उसकी रीज़न यही है कि पुराने घर हैं, दीवारें गिर जाती हैं, छतें गिर जाती हैं, बारिश जब मुसलसल होती रहती है उससे काफ़ी नुकसानात होते हैं। यानी अगर बारिश रुक जाती है तो उसके बाद से घर गिरने, मकान की छतें गिरने और इस तरह की वाक़यात जो है वो भी देखने में आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने चूँकि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक बारिशें होंगी, और इस बारिश के दौरान जो है लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और पिंडी के अंदर जो है अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो ये बात देखिए, आज अब से कुछ देर पहले आप खुद ही इस बात को बता रहे थे कि इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। तो इसकी पेशगोई तो पहले ही महकमा मौसमियात ने कर दी थी। तो आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद बारिश का इम्कान है, और अर्बन फ्लडिंग का खदशा पहले ही जाहिर किया गया है। और PTM में जो है वो दरियाओं के हवाले से भी अलर्ट जारी कर चुका है कि 5 हमारे जो दरिया हैं उनमें पानी की सतह बुलंद हो सकती है, और उसके बाद जो है सैलाब आने का भी खदशा है। तो इस हवाले से गाहे बगाहे अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, मीडिया पे भी दिया जा रहा है, ताकि लोग खबरदार हो जाए और इस हवाले से तैयारी कर लें, क्योंकि बारिश जो है मजीद अभी कल तक जारी रहनी है। तो अभी क्या, अभी तो मेरा ख्याल है पस मंजर में आपके बारिश नहीं हो रही है, तो सुबह हो रही थी या थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल में मौसम तो बहुत ही बुरा होता है, चिपचिपा हब्स वाला, तो उस बारे में बता दें ज़रा। जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, मौसम चिपचिपा और हब्स वाला ही है और यकीनन मैं जब खड़ी तो मुझे भी बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन अब हल्की हल्की हवा चलने शुरू हो गई है। ये मानसून का मौसम इस तरह के, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कहीं पे बहुत तेज़ होती है और कहीं बहुत हल्की होती है। अब जिस तरह से कल लक्ष्मी चौक की अगर हम बात करें तो वहाँ 35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन निश्तर टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश होगी और वहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो गया कि दुकानों के और घरों के अंदर पानी चला गया और पानी इतना था कि फुटपाथ तक नज़र नहीं आ रहे थे और वहाँ पे लोगों का गुजरना, वहाँ पर जो दुकानदार थे वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। तो ये इस तरह का मौसम है, कभी धूप आ जाएगी, कभी हवा चलना शुरू हो जाएगी, कभी बादल आ जाएंगे और बारिश कब बरसना शुरू हो जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो फिलहाल यहाँ पे मौसम नॉर्मल है, हब्स और चिपचिपा वाला है, हो सकता है कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो जाए। चलिए जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और होपफुली वासा वालों ने जिनकी मशीनें ख़राब हैं वो ठीक करा ली उनकी, बिकॉज माई ब्रदर इन लॉ वाज टेलिंग मी कि भाई वो उनकी बेसमेंट सारी भर गई थी, रोड पर सारा पानी था एंड यू नो बड़ी कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो सका, वो मशीनों से नहीं हो सका बिकॉज जो मशीनें आती थी वो ख़राबी होती थी, बाल्टियों से पानी फिर निकाला गया मज़दूरों के थ्रू। एंड आप एक तो पहले ही इंसान को नुकसान हुआ वो लाइक माली नुकसान, चूँकि जो भी माल है गोदाम में वो सब तैर गया, उसके बाद लेकिन एक बात है, मज़दूरों की दिहाड़ियाँ और वो सारा कुछ, तो आप तो डूब जाते हैं। फिर बट ओवर द ईयर्स, पिछले 1-2 सालों में हमने ये जो मौसम की तब्दीलियां हैं ये हमने देखना शुरू कर दी हैं। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये भी बात हो चुकी है अब। तो इसके लिए भी कुछ परमानेंट बेसिस पे कोई चीज़ कर ले, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कुछ सोच सकते हैं तरीका, तो वो ऑन देयर ओन कर ले इस किस्म की कोई चीज़ें। अगर आपकी दुकानें, आपके बिजनेसेस हैं, आपको पता है कि आपका पैसा उधर लगा हुआ है, अगर पानी नहीं खड़ा होगा तभी आपकी अमलाक तो तभी महफूज रहेंगी ना। सड़क का पानी निकलता नहीं है आगे, तभी तो घरों में दुकानों में पानी जाता है। ये भी है। सो दिस इज ये तो हुकूमत की प्राइमरी जिम्मेदारी है। और ये चंद स्पॉट्स हैं जैसे कि लक्ष्मी चौक है, सारी लाहौर की मशीनरी लक्ष्मी चौक पे मौजूद होती है, अच्छा जी होती है भाई। बाकी भी हैं जैसे कि ये हाजी कैंप है, जैसे कि गड़ी शाहू में बत्ती वाला चौक है, ये सारी जगहें डूबी रहती हैं। शिमाली इलाकों में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। लाहौर का हाल हमने आपको बताया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकाम की क्या तैयारियां हैं ये हम जानेंगे रेस्क्यू 1112 के केपी तर्जुमान बिलाल फैजी से। ये बताइएगा बिलाल, मानसून आ चुका है ऑफ कोर्स और बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हर जगह ये हो रहा है, सैलाब की वार्निंग भी आ गई है। सो पीपल हैव बीन वार्न्ड, सिटीज़ हैव बीन वार्न्ड। तो खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो आपकी खसूसी तैयारी क्या है, उसके हवाले से कुछ बताएं। हालिया करक, हंगू, लकी मरवत और बनू में जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो इंटेंसिटी थी या जो आंधी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी बनिस्बत आम जो वाक़यात होते हैं उसमें। बारिशों का आप देखें तो बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अगर मैं डेटा शेयर करूं 2022 में हमारे पास 400 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हुए थे। अभी जो है वो हमारे पास इस 6 से 7 महीनों के दौरान तकरीबन 700 के करीब ज़ख्मी और 180 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो हमने इस मरतबा तैयारियां ये की हुई हैं कि हमारे पास हर किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं मेडिकल के, और इसके साथ साथ जिन जगहों पे हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हैवी मशीनरी अवेलेबल की गई है। हमारे जो एहलकार हैं वो ट्रेंड है और उनकी कोशिश यही है कि वो अपने साथ साथ आम अफराद को भी लेके चले। जो प्रोटेक्शन वाल्स हैं मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनके किनारों पे वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इस साल जो है वो पानी या सैलाब जो है उसकी तबाहकारियाँ कम हुई हैं। लेकिन इस मरतबा जितनी भी बारिशें हुई हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो तस्वर की जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल आपको भी याद होगा, हम सबको तो याद है, वो विजुअल्स आंखों में है, बहुत तबाही हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। क्या ये जायज़ा लिया गया है कि पिछली मरतबा क्या कमी रह गई थी तैयारी में, एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम? इस मरतबा हम लोगों ने जो कंटिजेंसी प्लान बनाया है उसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे पास दीगर सरकारी इदारे हैं उसमें सिविल डिफेंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, मकामी जो लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने जाके फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स वगैरह फ़राहम की हैं। इसमें तकरीबन 11,000 से ज़ायद अफराद को हम लोगों ने ट्रेन किया है, लोकल कम्यूनिटीज़ जो हैं वो ट्रेन की हैं। उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम लोग जब इमरजेंसी में पहुँचते हैं उससे कबल
लोकल जो है वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने साथ साथ अपने प्यारों की ज़िंदगी बचा सके और फर्स्ट एड जो है वो सबको फराहम कर सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने सैलाब में कश्ती रानी की तरबियत जो है वो भी फराहम की है, जो तकरीबन 1000 से ज़ायद हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइजेस की हैं, उसमें लोगों को गोताखोरी के तरीके सिखाए गए हैं, उसको जो है वो तरबियत दी गई है। इसके साथ साथ हमारा फोकस जो था वो मेन ख़वातीन पे था कि हम लोग ख़वातीन को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने साथ अपने बच्चों को भी बचा सकें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो फेज़ जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब रहा। चले बिलाल साहब, आपकी तो तैयारियों का आपने हमें बता दिया है, वार्निंग भी ऑब्वियसली दे दी गई है। आवाम को अब थोड़ा सा जो है वो अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी, तो आवाम को आप क्या एडवाइस देंगे इस सिचुएशन में? ये बिल्कुल रेस्क्यू 1122 शब रोज़ आवाम को खिदमात फ़राहम करने के लिए मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ अवामुन्नास को चाहिए कि वो बुनियादी तिब्बी इमदाद फ़राहम करने की तरबियत रेस्क्यू 1122 से हासिल करें। ये मुफ्त फ़राहम की जा रही है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो अवामुन्नास को इमरजेंसी से मुताल्लिक खिदमात फ़राहम करने के लिए है। इसके साथ साथ हमने तकरीबन 10 से ज़ायद हैज़र्ड्स वाले इलाके जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि जब भी ऐसे ऐलानात या वार्निंग्स इशू होती हैं तो वो उन जगहों को छोड़ के जो महफूज मकामात हैं वहाँ पे जाएं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, अखबारात, रेडियो, टीवी जो है ये वक्तन फ़वक्तन देखें, उसमें मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस जो है वो फ़राहम की जाती हैं ताकि अवामुन्नास अपने जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। इसी तरह रेस्क्यू 1122 के जो टोल फ्री नंबर है 1122 पर, उस पर जो है वो गैर ज़रूरी और झूठी कॉल्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू 1122 के टोल फ्री पर कॉल करें और अवामुन्नास को बशमूल जो हमारे जमशुदा अज़ला हैं उसमें खिदमात जो है वो फ़राहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और ये दोबारा से हम रिपीट करेंगे बात कि प्लीज़ ये कोई टाइम प्रैंक कॉल्स का या अननेसेसरी कॉल्स का नहीं है। रेस्क्यू 1122 की जो हेल्पलाइंस हैं उनको तभी कॉल करें जबकि डायर नीड और एक्चुअल ज़रूरत हो। मेरी बात सुनो, ये तो बड़े 90s वाले जोक हैं, हम तो समझ रहे थे प्रैंक कॉल हो रही है। 2020s में बच्चों के पास एडवांस जोक्स होंगे, सो ये तो बिल्कुल ही 1990 की दिहाई के जोक्स हैं, प्रैंक कॉल्स वाले। इन एनी केस ये कोई वक्त नहीं है कि जोक्स का, तो जोक का भी अपना टाइम होता है, ये कोई जोक वाली बात नहीं है। ओके बिलाल फैज़ी, थैंक यू। बलूचिस्तान से भी हमने पता करना है कि एक्चुअली उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस है फॉर दिस, लेकिन उससे पहले हम मुझे इस बात पे ज़्यादा दुख हो रहा है कि द यंगर किड इज स्टिल स्टक इन द प्रैंक कॉल एरा। मे बी दे आर नॉट, मे बी दिस वाज जस्ट अ लिटिल वार्निंग। आती हैं 15 पे भी बहुत प्रैंक कॉल्स आती हैं जी। और जिस बारे में हम शुरू में इब्तिदा में बात कर रहे थे, स्वीडन वाक़े के खिलाफ कौम आज यौम तक़दीस कुरान मनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दी है। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा था कि तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाज़त दे कि वो आके कुरान की बेहरमती की करे। मैं समझता हूं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस माशरे में पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में और अपनी सिक्योरिटी में एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मज़मूम हरकत करने की इजाज़त दे। ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि ये ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि वो अपनी तमाम मता जाने वो कुर्बान कर देते हैं कुरान करीम की हुर्मत के ऊपर, नबी करीम की हुर्मत के ऊपर। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मज़मूम हरकत, ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे।
स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती बिलाशुबा इस्लामोफोबिया का बदतरीन वाक़या है और इस तर्ज़ अमल से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है। मुस्लिम दुनिया यक ज़ुबान होकर स्वीडन से मलऊन शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर रही है। इस्लामोफोबिया के शिकार अफराद को हक़ आज़ादी इजहार की आड़ में हद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और आज यौम तक़दीस कुरान पर पाकिस्तान से दुनिया भर को यही पैगाम जाएगा। ये भी बड़ी अजीब बात लगती है ना कि अभी तक किसी को पता ना हो कि ये बात बुरी है और इस तरह ये करनी नहीं चाहिए, जान के करते हैं। एनीवे जी, इस पे ज़रा हम मज़ीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, स्वीडन में जो कुछ हुआ और एक्चुअली होता चला जा रहा है, ये तो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। डेफिनेटली आलम इस्लाम ने इस पर भरपूर रद्द अमल भी दिया है। आपके ख्याल में सख्त पैगाम देना काफ़ी होगा? देखिए, ये जो इस वक्त स्वीडन में हुआ ना, ये तो बिल्कुल ये तो मुसलमानों में इश्तियाल दिलाने के लिए एक मंसूबा बंदी के तहत ये सिलसिला किया गया। अब इस वक्त हमारे देखिए, ये जो इस वक्त स्वीडन में हुआ ना, ये तो बिल्कुल ये तो मुसलमानों में इश्तियाल दिलाने के लिए एक मंसूबा बंदी के तहत ये सिलसिला किया गया। अब इस वक्त हमारी तकरीबन आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से भी ज्यादा तकरीबन हमारी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के हवाले से इतना इस तरीके के साथ ये एक मैनेज्ड प्रोग्राम है जिस तरीके के साथ ये किया गया, ये एक इस्लामोफोबिया को का जो है ये जो कर रहे हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि मुस्लिम ममालिक जो हैं इनफरादी और OIC की सतह पर इज्तिमाई तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करें। जैसा कि पहले आलमी तौर पर इस्लामोफोबिया को ये एक हकीकत के तौर पर इन्होंने मनवाया था और यूनाइटेड नेशन ने उसके तदारक के लिए 15 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया था और जो 140 ममालिक थे उनको इस बात का उन्होंने पाबंद किया था कि वो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के तदारक के तौर पर मनाएं। यही चीजें मुसलमानों को जगाती हैं और अल्लाह ताला खैर करे और हम मुसलमान इकट्ठे हों और इन चीज़ों से हमें जो है निजात मिले जो हमारे जज्बात से चलते हैं। हम हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारी अगर कोई कुरान शरीफ को, हमारी हदीस को, हमारे मसाजिद को अगर कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसके लिए अपनी जानें, अपना खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सेनेटर साहब, लेकिन यूरोप में एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं इस तरह के और इन्हें शख्सी आज़ादी की आड़ दी जा रही है। किस तरह हम दुनिया को बावर कराएं या दुनिया क्यों नहीं समझ रही है कि ये मुसलमानों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा है? अब हमें इस चीज से सबक सीखना है कि हमें इकट्ठा होना है। हम इकट्ठे होंगे। आजकल देखें, सीधी सी बात है, ताकत को सलाम। अब जहां देखेंगे कि इकट्ठे हो गए हैं तो फिर एक एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस भी होगा, बात को सुना भी जाएगा, बात को माना भी जाएगा। लेकिन हम इस तरह जिस तरीके के साथ हम अलग-अलग होके छोटी छोटी चीजों पे आपस में हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, आपस में हमारे जो मामलात हैं, हम उनमें ही उलझे रहते हैं। हमें इन सारी चीजों से बालातर होके हमें एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होना होगा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारे जितने भी मामलात हैं वो मुश्तरका हैं और हमें मिलजुल के आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस लाइन पे जाएंगे तो दुनिया हमें जरूर मानेगी, दुनिया हमें फिर इग्नोर नहीं कर सकती। और हमें समझना होगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे दोस्त या हमारे ये वो नहीं है, ये लोग अंदर से अपने पूरे प्लान के साथ ये सब इकट्ठे हैं। जितने भी ये जो भी यूरोप के ममालिक हैं, अमेरिका और ये दूसरे ममालिक हैं, ये सब इकट्ठे हैं इस नुक्ते के ऊपर। इनको सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों से है। मैं समझता हूँ कि हमें जो है इन चीज़ों से सबक सीखने की ज़रूरत है।
सैयद साहब, स्वीडन वाक़े पर रद्द अमल आ गया, पैगाम दे दिया गया, लेकिन इस्लामोफोबिया का मुस्तकिल इलाज भी तो ज़रूरी है। इस सिलसिले में इस्लामी ममालिक की बात कर लें, उलमा और मुसलमान हम सब खुद क्या कर सकते हैं? इस सिलसिले में पाकिस्तान लीड करेगा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इलाहा अमल बनाएं? इस्लामी तालीमात को हमें उजागर करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो हमारे से मुंसलिक की जाती हैं कि हम जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। हम तो मोहब्बत का दर्ज देते हैं, हम तो प्यार का पैगाम देते हैं, दोस्ती का पैगाम देते हैं, हम तो तशद्दुद के खिलाफ हैं। इन्होंने तो हम लोगों को दहशतगर्द बना दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें दुनिया को जो है बताना होगा, उसके लिए लॉबिंग की जरूरत है। जितने भी मुसलमान ममालिक के जो सफारत खाने हैं या मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उन सब फोरम्स का जो है भरपूर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही हमने ये थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया तो हमें इसके रिजल्ट जो है फौरी तौर पर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद हमारे साथ मौजूद थे। Why are you doing this? इससे हम शायरी की बातें करते हैं। अब्दुल्ला हमारा टेस्ट ले रहा है और पूरी टीम का ही टेस्ट ले रहा है। कुछ शेर फेंके जा रहे हैं और फिर पूछा जा रहा है किसका। भाई हम एंजॉयज लेने वाले लोग हैं, ठीक है? अब ये किसका है किसका और नहीं आगे है। से फरमाइश आ रही है, पढ़ के क्यों सुना रहे हो, गा कर सुना है। भाई वो नहीं कर सकता। भाई गा के सुना दे, आई एम श्योर अगर आप लोग भी। अच्छा, हम जरा क्रिकेट से जुड़े मामलात की बात करते कोई हैं। शेर इसके बारे में भी नहीं, कोई आगे वैसे कोशिश करेंगे अगले घंटे में ऐसे कोई ट्रिब्यूट निकाल लें या कोई गाना सुना देंगे आपको, क्योंकि जरा वीकेंड है ना। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क़यादत का मामला वक्ती तौर पर हल कर लिया गया है और हुकूमत ने एक्चुअली पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है। नई कमेटी में ज़का अशरफ हैं चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, और नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी समेत दीगर उमूर को देखेगी और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी 10 अरकान पर मुश्तमिल है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि ज़का अशरफ में क़यादत संभालते ही काम शुरू कर दिया है और वो आज आईसीसी की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो रहे हैं, जहां वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े मामला ज़ेर बहस आएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं बोर्ड में कोई भी आए फ़र्क नहीं पड़ता। पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ ही सोहेल इमरान। सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ज़रा इंसाइट दें हमें, अंदर की खबरें दें। ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, क्या कोई तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं इनके आने के साथ ही? मोहम्मद हफीज़ साहब को इत्तलात हैं कि चीफ सेलेक्टर का ऑफ़र किया जा रहा है, उस ओहदे की ऑफ़र दी गई है। इज़ दैट सो? चल भाई, आवाज़ आ रही है? बारिश है ना, तो मेरा ख्याल है स्टक हो गया ये सिग्नल। चलिए दोबारा कर लेंगे, फंस गया है। अभी हम दोबारा वी आर गोइंग टू ट्राई टू कनेक्ट। सोहेल भाई, आप बताइएगा, ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? मतलब सिस्टमैटिकली वो क्या चेंज करना चाहते हैं? कौन नए, नॉट नए बट कौन लोग हैं जो आएंगे, उनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी? बहुत सी बातें हो रही हैं, मोहम्मद हफीज़ का नाम आया, फिर दीगर लोगों के नाम भी आ रहे हैं। अब्दुल्ला, अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ रमीज राजा के दौर की बात करें, जब सितंबर 2021 में उन्होंने चार्ज संभाला था, तब तब्दीलियां हमने देखी। दिसंबर में जब नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, तब पूरा सेटअप तब्दील कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम के कोचेस नहीं आए, चीफ सेलेक्टर आए, पीसीबी हेडक्वार्टर में हमने बड़े बड़े उहदों पर तब्दीलियां देखी। अब क्योंकि ज़का अशरफ आए हैं और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, 4 माह की मुद्दत है और 2 माह उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर एक फैसला होगा कि कौन चेयरमैन होगा। लेकिन इन 4 से 6 महीनों के दरमियान हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखेंगे। वो अपनी टीम लेकर आएंगे, जिस तरह हमने 11 और 12 में देखा था, और उनके बहुत ज्यादा करीब रहे हैं
मोहम्मद हफीज, रूनी के दौर में मोहम्मद हफीज जो थे वो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान भी बने थे और मिसबाह हक कप्तान थे तीनों फॉर्मेट के। उसके बाद एक ही कप्तानी लेकर मोहम्मद हफीज को दे दी गई थी। और अब भी जो गुज़िश्ता रोज उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद हफीज से, वो उनको अपने सेटअप में शामिल करना चाहते हैं। और हमें यही बताया गया है कि मोहम्मद हफीज से भी हमारी बात हुई कि वो मुस्तकिल तौर पर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब नहीं करना चाहते कि जी सुबह 9 बजे आए और 5 बजे तक या इससे भी बढ़ के काम करें। वो नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, जॉब सीकर वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जहां भी उनकी जरूरत होगी वो हाजिर हैं और चीफ सेलेक्टर के तौर पर जरूर उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उनको जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है। इसके साथ साथ यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, सलीम यूसुफ है। ये एक ऐसे नाम है जो इब्तदाई तौर पर सामने आए हैं। आज भी चेयरमैन ज़का अशरफ की PCB हेडक्वार्टर में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी अमूर हैं उनके सामने जो जिनके बारे में आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट और दूसरे लोग उनको ब्रीफ करेंगे, वो मामला है ICC मीटिंग्स का, जो कि डरबन में 10 से 13 होनी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमूर ऐसे हैं जिनके बारे में उनको जानकारी रखना है अपने पास, अपने पूरा फीडबैक लेकर वहाँ जाना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वहाँ पर बात होनी है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने 2025 में करनी है। आपको याद है कि पिछले माह यहाँ पर आए थे ICC के आला ओहदेदारान आए थे और वो पूरा एक जो होस्ट एग्रीमेंट है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देकर गए हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का मामला है। साइड लाइन्स पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स आए होंगे उनके हवाले उनसे भी उनकी मुलाकात होना है हाइब्रिड फार्मूले को लेकर और मजीद मैचेस अगर पाकिस्तान को मिलते हैं। ये सारी तो जी सुहेल इमरान साहब मुकाबला बहुत ही सख्त है, बहुत सारी चीजें, ही हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट, बहुत कुछ करना है। लेकिन चलिए एक तो होगी ना मैनेजमेंट साइड और ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, विद इन द टीम भी कोई आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीलियां होंगी, कोई चेंजेस होंगे? तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो हैं बाबर आजम हैं, कुछ उनका ज़का अशरफ साहब का अपना कोई विजन जो वो लाने की कोशिश करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त टीम के साथ कोई इस तरह की छेड़खानी की जाएगी। आप देखें, अब अभी वर्ल्ड कप का ईयर है, अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जाना है, उससे पहले एशिया कप है। टेस्ट टीम आपकी कल रवाना हो रही है श्रीलंका में, जहां उसने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो ये कोई ऐसा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम को आगे पीछे करे और या उनसे एक फॉर्मेट की कप्तानी ले ले। आगे चलकर जरूर हो सकता है जब मुस्तकिल चेयरमैन आए उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है उसको तब्दील किया जाए, या टीम में 1-2 तब्दीलियां तो हर दौर में होती रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चेयरमैन ज़का अशरफ के आने के बाद तीनों फॉर्मेट की तब्दीलियों में फौरी तौर पर कोई तब्दीली देखने में आए। वर्ल्ड कप है, आपने सितंबर में एशिया कप खेलना है, अक्टूबर में आपका वर्ल्ड कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए, बड़ी अहम सीरीज है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 महीने में आप फॉर्मेट कोई तब्दील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि T20 तो पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत कम है। जनवरी में शुरू होंगे क्योंकि अगला साल T20 वर्ल्ड कप है, तो तब कुछ ज़हन में बात आ सकती है। लेकिन अभी इस वक्त टीम में ना तो तब्दीलियां होंगी और ना ही कोई कप्तान के साथ छेड़खानी की जाएगी। थैंक यू। छेड़खानी की जानी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही गलत होगा मेरा ख्याल है। बाकी दीगर मामलात मैनेजमेंट साइड और एशिया कप और ICC वाले मामलात ही ज़्यादा ज़ेर गौर रहेंगे ज़का अशरफ साहब के। इन केस नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं है। फैसले में बज़ाहिर गैर रिवायती अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नायब हुक्काम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का भी हुक्म दे दिया है। साथ ही आपको बताएं कि अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फैसले को नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की जीत करार दिया।
आज एक और फैसला आया है जो एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला है, और उसमें आपको याद होगा कि पिछले 4 साल में मीडिया की ज़बान बंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया और नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम को निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया। नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर, उसके दबाव पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। अब काफ़ी अरसे बाद अब साबिक हुकूमत ही कहा जाए या कुछ और कहा जाए कि किसके कहने पर यह सारा कुछ हो रहा था, काफ़ी अरसे बाद ये पहला फैसला है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने का मरहला शुरू हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि नाअहली वाला मामला जो मियाँ साहब की सियासत पे वापसी से जुड़ा है, उस पर बात अब तक कानून साजी से आगे नहीं बढ़ी है। इसी पर ज़रा बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानूनी उमूर अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब की बरियत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून काफ़ी खुश है, वजह तौर पर खुश है, क्योंकि रिलीफ तो सर्टनली है, लेकिन ऐसे केसेस बनाने वालों और इन मामलात में चाबी भरने वालों और इनमें गिरफ्तारियां वगैरह कराने वाले आज भी वहीं के वहीं हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या वो आज भी आपके लिए नो गो एरिया है? मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह पनामा का केस बनाया गया और उसमें से कामा निकला, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया और उसके बाद एक GIT बना के जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियादों पे ट्रायल कंडक्ट करके नाइंसाफ़ी पर मबनी एक फ़ैसला दिया गया और सज़ा सुनाई गई, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हम तो जब से ये केस बनाए गए थे ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का ना कोई सबूत है, ना इन केसेस में कोई हकीकत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो वक्त आ गया है कि जो बातें हम किया करते थे वो अदालती फ़ैसलों में रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो गई हैं और जो अदालती अहकामात आए हैं उनमें ये बात वाज़े हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे। तो ये बिल्कुल अब देखिए कि वो पूरा एक सिस्टम जिसके तहत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की एक मॉनिटरिंग की टीम जिन्होंने इन केसेस को ओवरसी किया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऑलरेडी कुछ रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं और साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई थी उनके बेटे की, उस पर भी केस बनाया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक फ़ैसला आया कि जी ये आर्टिकल 209 जो आइन का है जिसके तहत जज साहबान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं उसका इतलाक़ रिटायर्ड जजेस पर नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऑब्वियसली इस तरह की कानूनी टेक्निकलिटी ज़रूर हैं, मगर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम था, अदालती ऑर्डर अब कह रहे हैं कि वो सियासी इंतकाम था और ये केसेस हकीकत पे मबनी नहीं थे। अच्छा, मैंने पूछा वैसे कुछ और था। हाँ, चल मैंने पूछा कुछ और था, आगे बढ़े। चले हम कुछ और पूछ लेते हैं। अब तार साहब, ऐसे फैसले आते हैं तो तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है वो डेफिनेटली ऑब्वियसली शुरू हो चुका है। तो ऐसा है तो इसमें सबसे अहम तो उनकी नाअहली ख़त्म कराना है, वो कानून भी आपके हाथ में है। इस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक, ऑल्दो दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग? देखिए, जहाँ तक नाअहली का सवाल है वो ऑलरेडी कानून एक पास हो चुका जिसके तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होगी। और वैसे भी ये बड़ी एक ज़्यादती वाली बात है कि आप किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड रेप को फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो वो मैं समझता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और जो एक फेयर प्ले है ये उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि आप किसी को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करें। तो वो कानून तमाम पब्लिक रेप्स के लिए जो है वो उसको उनका तमाम पब्लिक रेप्स जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो वो नाअहली ऑलरेडी 5 साल के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब के वो 5 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा तार साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात करें, रास्ता तो अपेरेंटली साफ हो रहा है, शायद आ भी जाएँ, लेकिन ये काम ऐसा लगता है कि अभी 2, 3, 4 माह भी लग सकते हैं। तो अब
या तो उसूल के मुताबिक टाइम पे असम्बलियाँ ख़त्म हो और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन हो जाए या 60 दिन में हो जाए और मियाँ साहब के बगैर ही आप लोग मुहिम का आगाज़ कर दें, या फिर चमगोइयाँ तो हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का इंतज़ार होगा और जब वो तसल्ली हो जाएगी उनकी और सबकी तो फिर इलेक्शन होंगे। क्या होने जा रहा है सर? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि हम अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे। तो वो इलेक्शंस का वक्त जो है वो आइन के अंदर तयशुदा है और ये बात भी हम उम्मीद भी रखते हैं और हमारे ये एक ख्वाहिश भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन में लीड करें। वो बतौर कायद हमें लीड करेंगे, आके इलेक्शन कैंपेन में मौजूद होंगे। इलेक्शन से रिलेटेड सारे फैसले जो पार्टी के हैं उसको वो पार्लिमानी बोर्ड को भी हेड करेंगे और वो तमाम फैसले भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उनकी वापसी होगी और इलेक्शन कैंपेन के मरहले से पहले वो वापस आएंगे और इलेक्शन मुझे बतौर एक सियासी कारकुन के वक्त पर होते नज़र आते हैं। तो ये जो झूठे केसेस बनाए गए थे वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके और हर केस की एक लाइफ टाइम होती है, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, वो उनका गुजर चुका। और जो बरियत के फ़ैसले आ रहे हैं वो ऑब्वियसली जब शवाहिद ना हों, जब गवाहियाँ ना हों, सबूत ना हों, सियासी इंतकाम पर मबनी केसेस बनाए गए हों तो वो केसेस अपनी मौत आप मर जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। हमारा टेन्योर अगस्त में ख़त्म होगा और उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल उसका आगाज़ होगा और इलेक्शन की डेट का भी तयन हो चुका होगा। तो उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएँ और अपनी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में लीड करें। चलिए जी, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका तार साहब। अब देखते हैं कि एक्चुअली कब आते हैं वापस, कब इलेक्शन मुहिम चलाते हैं, कितनी देर तक चलाते हैं और फिर कब इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। बिकॉज़ अपेरेंटली सवाल अब भी यही है कि असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी वक्त पे, लेकिन इलेक्शन क्या वक्त पे होंगे? जिसमें कहा तो यही जा रहा है कि 90 दिन 60 दिन, लेकिन हकीकी बात यह है कि बहुत ही बाखबर ज़राए से ये ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं और तज्ज़िया कारों की आपने राय भी सुनी है कि शायद इस साल इलेक्शन ना हो। लेकिन ये बात भी तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक अहम स्टेक होल्डर है सारे मामले में, वो ये चाहती है कि इसी साल वक्त पे इलेक्शन हो। अब मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है इस बारे में फ़िलहाल इबहाम है और दीगर जो पावर प्लेयर्स हैं इस सारे निज़ाम के वो क्या चाहते हैं, दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, इनफ सेड ऑन दैट। एक चीज़ जो हो रही है जिसका इंतज़ार करने की किसी को ज़रूरत नहीं होगी, इनफैक्ट वी आर काइंड ऑफ ड्रेडिंग कि क्या हो रहा है, वो है बारिशों का सिलसिला। पिछले घंटे में हमने आपको लाहौर से भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया था कि क्या हाल है। लाहौर इज़ लाइक रियली पोरिंग। अभी हम आपको बताते हैं जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बिकॉज बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इस किस्म की बारिशें। तो हमें ज्वाइन किया जी PDMA बलूचिस्तान के DG जहांजेब खान साहब ने। सबसे पहले तो उनसे यही पूछ लेते हैं जहांजेब खान साहब, मानसून में मुल्क भर में बारिशें जो हैं वो तो ऑब्वियसली एक फोरकास्ट भी था, हो भी रही हैं, बलूचिस्तान में भी है ऐसा ही। तो PDMA ने इस मरतबा क्या बंदोबस्त किया है कि किस तरह वो सब कुछ ना हो जो पिछले 1-2 सालों में हम देख रहे हैं? की तरह बलूचिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी पेशनगोई हुई है कि मानसून की बारिशें होंगी और हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या सीखा, हमने इस दफ़ा क्या इक़दाम किए जो हमें लगता है कि बेहतरी की तरफ, वो उस पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा। हमने इस दफ़ा इस तरह किया है कि हमने वक्त से पहले ही जो सामान है जो आपके सैलाब में काम आ सकता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं या उनको किसी चीज़ कैंप्स वगैरह लगाने होते हैं, हमने उन सब चीज़ों को पहले से प्रिपेयर किया है। सारे अज़ला में PDMA ने वो सामान पहुंचा दिया है। उसके अलावा मानसून से 10 दिन पहले से हमारे कॉल सेंटर्स 24/7 रेडी हैं। हमने इस दफ़ा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन पे भी ज़ोर रखा हुआ है ताकि एक चीज़ मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट नुकसान को कम करने में किरदार अदा नहीं कर सकती, हमारा साथ आवाम को भी देना होगा, जिसमें एक चीज़ ज़रूर होगी कि इन दिनों में आप सैर व तफरीह के मकामात पे जाने से गुरेज करेंगे। आप जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ खंभों के नज़दीक जाने पे उसको हाथ लगाने से गुरेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह इस दफ़ा नुकसानात कम से कम होंगे।
ये बताइए कैसा गुज़श्ता साल सैलाब में जैसी तबाहकारी हुई थी, ये सवाल सर्टनली आता ही है कि पीटीएम बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं दे पाई थी, तो क्या कमी रह गई थी? क्योंकि हम गलतियों का जायज़ा लेंगे तभी इस साल बेहतर तैयारी करेंगे ना, या फिर इस मरतबा भी खुदा न खास्ता वही रिपीट होगा? देखिए, गुज़श्ता साल जो सैलाब आया वो तो एक बहुत ही अननेचुरल सी चीज़ थी। इस तरह का सैलाब बहुत कम आता था। रिस्पांस में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन जो कोशिशें, जो काविशें पीडीएमए की या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रही हैं, वो आप सबके सामने एक रिपोर्ट में कहा गया कि पीडीएमए बलूचिस्तान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। देखिए, हमारे मुल्क के में वसाइल लिमिटेड हैं। इन लिमिटेड वसाइल में रहते हुए पीडीएमए की जो कोशिशें हैं मेरे ख्याल से काबिले तारीफ़ हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वी आर जस्ट होपिंग, एक तो बिकॉज पिछले साल हमने देख लिया कि क्या हुआ, ऑल्दो बलूचिस्तान की आबादी उतनी नहीं है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचना, रसाई बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों में है। सो वी आर होपिंग कि इस बार इनके पास मशीनरी हो, गाड़ियाँ हों, हेलीकॉप्टर्स हों। पिछली बार तो आपको पता है कि हेलीज यूज़ हुए थे ये रेस्क्यू करने के लिए। ये एक मनाजिर हम आपको पिछले साल के दिखा रहे हैं, या अल्लाह ना करे इस वक्त नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट टू शो यू that we reached this point last time. We did. एंड हम जो पिछले साल का कह रहे हैं कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होगा, हमें कौन सी गारंटी है कि इस मरतबा पिछले साल से खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश नहीं होगी? मतलब हम तो फिर बातों पे भी कह सकते हैं ना, यकीन कर सकते हैं। We don't know yet ना, एंड इस मरतबा भी उतनी ही या उससे ज़्यादा बारिश की कम नहीं होने वाला, वार्निंग्स दी जा रही हैं। तवक्को क्या है, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। डर लगता है काश ना हो। वैसे यस, ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल के लिए अब हमें, मेरा ख्याल है, तैयार रहना ही चाहिए। हमें अपने निज़ाम अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम इन सारों से बात कर रहे हैं, जस्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि अब ये इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीबडी कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये बारिशें होने वाली हैं। हमें पता है, वी आर देयर। अच्छा जी, ये खबरें और पाकिस्तान को बड़ा मज़ा आता है, आपको पता है कि इन मामलात पे अपनी आरा का इजहार करने का, जिस बारे में कुछ नहीं पता होता उस बारे में वर्डिक्ट देने का, और हम ज़्यादातर ऐसी आरा ज़हनी मसाइल का शिकार जो लोग होते हैं, जब उनसे जुड़ा कोई मामला मंजर आम पर आता है तो जितने मुंह उतनी ही बातें भी सुनने को मिलती हैं। एंड द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ कि हम सारे, इंक्लूडिंग हम लोग भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें भी समझने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हम बात कर रहे हैं एक बड़ी आसानी से इस तमाम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की और इन तमाम मामलात को आपकी माली आसूदगी से जोड़ा जाता है कि भाई इतना पैसा है, फिर क्या हो गया, ऐसे में क्या हो गया था। हम पहले भी बार बार ये बात आपको बता चुके हैं और दोबारा हम सिर्फ सब मिल के एक दूसरे को एजुकेट करते हैं और दोबारा हम्बली ये गुजारिश करते हैं कि ज़्यादातर डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं, इनका ताल्लुक आपकी जीनियात से होता है, जेनेटिक से होता है। 40 से 50% ये आपकी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कॉज की वजह से आप डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ डॉक्टर आयशा होंगी, हु इज़ अ साइकाइट्रिस्ट। बट इन द मीन टाइम पहले आपको बता दें कि खबर क्या है। कल आपने ये सुना ही होगा कि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाएं कनपट्टी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी सुबह 6 से 7 के दरमियान सुल्तान क्यों ना भी थे? बिल्कुल जी, लाश के पास एक गोली का एक हॉल भी मिला और एक तहरीरी नोट भी मिला। एंड यू आर वेरी राइट, आलमगीर तरीन PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक थे। आलमगीर तरीन की मौत बज़ाहिर जहनी तनाव की वजह से हुई है। और इसी तरह पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने बात भी की थी, फैसलाबाद में इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर माजिद अली ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली थी। सो ये हर हफ्ते के हिसाब से हमें कोई ना कोई एंड एक्चुअली जो बड़े सक्सेसफुल इन अनदर वर्ल्ड लोग होते हैं, उनकी भी इस किस्म की हमें ख़बरें जो हैं वो मिलती हैं। पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आती हैं, आपको पता ही है। और एक और, जैसे कि मुझे याद है, 48 साल डिज्नी स्टार है, अमेरिकन गुलकारा हैं कोको ली। उन्होंने भी इतवार को खुदकुशी की कोशिश की थी। वो एक हफ्ते में कोमा में रहीं और फिर चल बसीं। इससे पहले फैसलाबाद की तो आप बात कर ही चुकी हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब के भाई, एक बार फिर हमें याद दहानी की ज़रूरत है कि वी नीड टू टेक मेंटल इलनेस, डिप्रेशन सीरियसली। और बिला वजह के बहाने घड़ने अब बंद कर देने चाहिए हम सब लोगों को। और इस बात को एक्चुअली अब पावर हो जाना चाहिए हम सबको कि ये मामला संगीन है। जी, डॉक्टर आयशा सनोबर, हु इज़ अ साइकाइट्रिस्ट, शी हैज़ जॉइंड अस। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो ये आप हमें एक क्लैरिटी दे दें
क्योंकि वही हम जो शुरू में बात कर रहे थे, अमीर लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, मतलब बहुत से लोगों का ये कहना है सक्सेसफुल लोगों को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं नहीं होती हैं, बताइएगा। हाँ, ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो जो आपका क्वेश्चन है, इट्स रियली स्ट्रेंज कि जो नैरेटिव एक इसका ऑपोजिट जो नैरेटिव बहुत ज़्यादा है वो ये कि ये अमीरों की ही बीमारी है, ये जो है वो अमीरों के ही नखरे हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडिड कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं। देखें, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो आपकी हर एक चीज़ पे इफेक्ट करता है, चाहे वो आपको डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो, चाहे वो आपको सर्जरी करवानी हो। ये एक फैक्टर आपकी किस तरीके से बीमारी मैनिफेस्ट करेगी और ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करवाएंगे उस पर इफ़ेक्ट करेगा। उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, उसकी वजह से आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। दैट इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, आप ये बताइएगा कि डिप्रेशन की कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? कितना जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, कितना एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समझ लगता है कि भाई ये तो मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, इसका बॉडी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बस फैक्टर्स ही फैक्टर्स हैं। और एक कहा जाता है ना कि कोई भी आप जिस एनवायरनमेंट में भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, डील विद इट। तो कुछ लोग डील विद इट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो क्या उनमें सलाहियत नहीं होती है, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है? हाँ, ओके, सो आई थिंक इसमें आप जो बात कर रहे हैं रिजिलियंस, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडिविजुअल फैक्टर पे कि आपको रिजिलियंट होना, आपको एक वर्ड जो मैं बहुत सुनती हूँ, विल पावर आपकी होनी चाहिए जो कि आपको इस चीज़ से निकाल लेगी। आई डोंट कम्प्लीटली डिसमिस ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वजह ये है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है और उदासी क्या है। हर सैडनेस या लेट्स से अगर एग्जाम में आप फेल हो गए तो उसकी वजह से जो आप उदास हो, आप उसको भी डिप्रेशन कह रहे होते हो। तो हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस क्या है। सो लेट्स से अगर किसी के घर में डेथ हो गई है और दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली सैड, बिल्कुल उनकी चेकलिस्ट पर देखें तो वो डिप्रेशन वाले सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। क्या हम उसको क्लिनिकल डिप्रेशन या साइकियाट्रिक इलनेस कहेंगे राइट अवे? नो, राइट। सो आई थिंक वो एक कॉन्टेक्स्ट का देखना बहुत ज़रूरी होता है टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि हम अभी क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या हम किसी और लाइफ या सिचुएशनल जो है वो हम एक रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। एक ये चीज़, इस चीज़ को फिगर आउट करने के बाद वंस वी एस्टैब्लिश कि हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि नफ्सियात की बीमारी है, फिर उसमें फैक्टर्स आते हैं आपके रिस्क फैक्टर्स और आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। जो लोग जिनमें एक देखें, नॉट एवरीथिंग इज़ बाय द एनवायरनमेंट, नॉट एवरीथिंग इज़ पेरेंटिंग गॉन रॉन्ग। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने जेनेटिक्स और हम अपने साथ इस दुनिया में लेके आ रहे होते हैं, राइट। तो ये नर्चर और ये नर्चर वर्सेस नेचर नहीं होता है, नर्चर और नर्चर एंड नेचर होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। उसमें इट्स ईजी फॉर अस टू गेट इनटू के 70% ये है, 30% ये है, बट जो इवॉल्विंग हमारी साइंस है वो हमें बहुत कुछ अभी डिफरेंट बता रही है कि आपका अगर जेनेटिक रिस्क है भी तो आप जो हम इतना एम्फोसिस करते हैं कि कीप प्रेग्नेंट मदर्स हैप्पी, तो जब माँ के पेट में एपिजेनेटिक्स कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये नई रिसर्च बहुत ज़्यादा आ रही है, बट हम ये नहीं कह सकते। होता ये है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्यों होता है, लाइक ओवरऑल ये एक अवेयरनेस नहीं है। तो फिर जो इमीडिएट जो भी होता है कि जैसे बीमारी हो गई, जॉब का या ब्रेकअप का होना या किसी की डेथ का होना, हम सब कुछ उसको एज एन स्केपगोट बना के उसको ब्लेम कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, इन सिंपल टर्म्स
क्योंकि बहुत से लोग इस बात को समझना चाहते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, पीपल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ख़ुद को अगर आपने असेस करना हो अपने आप को कि जी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, एम आई यू नो ये मेरी मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है या फिर ये वक्ती तौर की डिप्रेशन है, हम क्या चीज़ें दो चार हैं अगर आप पॉइंट आउट कर दें, हमें वो देखनी चाहिए अपने आप की असेसमेंट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन, अगर कोई हालात या कोई स्ट्रेसर ऐसा है जिसकी रिस्पांस में आपको सिम्टम्स हो रहे हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के, जो कि लॉस ऑफ आपका इंटरेस्ट, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, आपको मायूसी के ख्यालात बहुत आते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना शुरू हो जाएं, और वो डायरेक्ट उस तरीके से नहीं आते हैं, पहले आपको होपलेस आप फील करते हो, आप ना उम्मीद होते हो, सो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिवियरिटी बढ़ती है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब से मुराद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एपेटाइट आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट इसमें कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर लास्ट वीक किसी की डेथ हुई है एंड आई एम फीलिंग दिस वे, तो मैं उसको डिप्रेशन नहीं कहूँगी। बट अगर 6 मंथ्स के बाद लगातार यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद एडजस्टमेंट का, उसके बावजूद I'm feeling this way, then perhaps it's important to reach out to doctor. अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम टिल डेट हमारे माशरे में इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया जाता। यही कह दिया जाता है कि भाई अल्लाह से लॉ लगाओ या किसी और एक्टिविटी को ढूंढो, कोई हॉबी तलाश कर लो। मतलब अल्लाह से लॉ लगाते हैं लोग और नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, लेकिन अगर ये बीमारी है तो सर्टनली उसका इलाज भी अल्लाह ने कहा है कि कराया जाए। सो कि हमारे यहाँ कितनी प्रेवलेंट है ये हमारी साउथ एशिया में या पाकिस्तान में, क्या हम लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कम डिप्रेस्ड हैं, क्या है हमारा रेशो? कुछ इस बारे में स्टडीज़ हुई हैं? स्टडीज़ हुई है, बट वो कितना जो है एक्यूरेट रिलायबल है, हाँ एक्जैक्टली, वो उसका जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आपको अगर एक कॉन्टेक्स्ट में दूँ तो हम लोग अक्सर लाइक मेडिकल फ्रेटर्निटी में यही बात करते थे कि हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गो टू गैस्ट्रो क्लिनिक में या जनरल फिजिशियन के पास, कि बहुत सारे जीआई सिम्टम्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी, जो कि हमारे कल्चर में बॉडीली सिम्टम्स में ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेंस उसकी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ये साइकोपैथोलॉजी है। मसला ये है कि पता नहीं है कि जाना कहाँ पे है। सो सर्विसेज हमारे पास जो नहीं है, तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो वो सिग्निफिकेंट है। मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है। चलें, हम डॉक्टर साहब आपको दोबारा से किसी दिन दावत देंगे क्योंकि बहुत से सवालात हैं जो अभी हमें आ रहे हैं। बहुत से सवाल people are sending to हाँ, सो बच्चों में डिप्रेशन के बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं, बट टुडे ये भी सवाल एक आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है मज़ीद बात करने का। लेकिन एक सवाल जो कि हम छोड़े जाएंगे और इसका भी जवाब लेंगे कि डिप्रेशन इट्स नॉट कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ है तो दैट ओवरटेक्स ऑल योर लाइफ। कुछ हिस्से में ज़िंदगी के हो सकती है, यू कैन ट्रीट योरसेल्फ एंड देन यू कैन बी फाइन एज वेल। और वो हिस्सा तो बिल्कुल ऑल इनकम्पसिंग ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मदद हमें चाहिए होती है ताकि वो हिस्सा मुख्तसर हो जाए। वो 2, 2.5 साल 3 साल का गोल्डन पीरियड जो आपकी ज़िंदगी का हो सकता है, वो इतना लंबा उस पर वो डिप्रेशन की नज़र ना हो जाए। होता है ये। एंड यू नो कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, बिकॉज जो इंडिविजुअल्स बड़े होकर डिप्रेस्ड होते हैं उनमें सिम्टम्स 7, 8, 9 साल की उम्र में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। ओवरऑल पेरेंटिंग को भी बहुत सीरियसली खैर अब लेना चाहिए। एक और दिन गुजर गया है, हमने कल जिस बारे में बात की थी, कराची में खातून पर हमला हुआ और कल तक तो ये मामला था कि मैं शिकायत नहीं की थी इसलिए कोई FIR नहीं कटी, लेकिन अब FIR कट गई है। हाँ, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया बाय द वे, तो दैट प्रोसेस इज स्टिल हैपनिंग। और इसी पे बात कर लेते हैं, काशिफ मुश्ताक के पास लेटेस्ट है इस बारे में। सो काशिफ, येस्टरडे वी आल्सो स्पोक टू यू और कल हमें पता लगा था भाई कि कोई FIR नहीं हुई क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की, लेकिन कानूनी तरीका तो चले यही है। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो माशरे में दहशत फैलाते हैं एंड दिस इज़ सर्टनली वन ऑफ दोज केसेस। उसके बाद हमें वज़ीर इत्तलात साहब ने भी यकीन दहानी कराई कि ये जल्द पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। क्या प्रोग्रेस है इस पर अब?
देखिए अब्दुल्ला एंड हुमा, 3 दिन बाद इस वाक़े का मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया और ये जो मुकदमा दर्ज किया है ये सरकार की मुद्दत में दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से कल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि चूँकि जो भी मुतासरा लड़की है या जो विक्टिम है उसकी जानिब से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, तो इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन आज सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो है वो ये पूरे मतन में ये बताया गया है कि एक लड़की जो है वो गली से गुजर रही है और उसमें जो उसका वक्त बताया गया है वो 3 जुलाई का जो दिन है उस दिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे का ये वक्त बिल्कुल दिन के औकात हैं। और इस हवाले से जब हम इन्वेस्टिगेशन टीम से, पुलिस हुकाम से बात कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी मंजर आम पर कैसे आई, हमारे और आपके घरों में भी सीसीटीवी लगे होते हैं लेकिन उसको 24 घंटे मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता, तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि इस गली के चौकीदार ने ये वाक़या देखा। फिर उसके बाद अब जो है वो गली के चौकीदार को इस गली के अंदर जो मासी मौजूद है उस समय जो है वो 15 अफराद को जो है पुलिस ने इंटरोगेट किया है, उनसे बयानात लिए हैं, इस वाक़े से मुतालिक पूछगछ की और मज़ीद सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। जबकि एसएसपी ईस्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है एसपी गुलशन की सरबराही में, जो इस मामले को इंटरोगेट कर रही है। लेकिन अब तक इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस वाक़े का मुकम्मल तौर पर तफसीली जो रीज़न है वो सामने नहीं आया कि वाक़या कैसे पेश आया है, क्यों ये किया गया है। उस लड़की तक जो है वो पुलिस ज़रूर पहुँच गई है, उसका बयान भी लिया गया है, उसकी बयान की रोशनी में भी मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी की जा रही है। जबकि इस गली के अंदर और इसकी सराउंडिंग की मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो बाइक इस वाक़े के अंदर इस्तेमाल की गई है इस लड़के की जानिब से, शायद उसमें से कोई क्लू मिल जाए या फिर इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस लड़के की शनाख्त हो जाए। लेकिन जो लड़का इस वाक़े के अंदर मुलव्विस है, हमने सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी देखा है कि फुटेज वाज़ेह है, उसने मास्क पहना हुआ है जिसकी वजह से उसकी शनाख्त करने में थोड़ी सी मुश्किलात है। बाइक की पिछली जानिब की जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगी हुई है, अगर वो होती तो बिल्कुल काशिफ शनाख्त करना मुश्किल होगा, लेकिन उस लड़की ने भी निकाब किया हुआ है, फिर भी उसकी शनाख्त कर ली गई, तो ढूंढने वाले तो ढूंढ ही लेते हैं। और एक्चुअली हमने इन द पास्ट देखी है सीसीटीवी फुटेजेस इतनी क्लियर नहीं होती, ये काफ़ी क्लियर कट है। ये बताएं कि उसकी बाइक पे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी नंबर प्लेट ही नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि जैसे थी तो उसके थ्रू भी तो पहुंचा जा सकता है। जी, मैंने कल जो पुलिस ने दीगर सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है उसमें देखा है कि बाइक की पिछली जानिब की जो नंबर प्लेट है वो नहीं है, चूँकि अगली जो नंबर प्लेट है उस तक पुलिस पहुंच चुकी है, वहां से तफ्तीश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो जिन 15 अफराद के बयानात लिए गए हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इसी सराउंडिंग का रिहायशी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 के अंदर ये वाक़या पेश आया है और ये लड़का यहीं सराउंडिंग में कहीं रहता है। ताहम इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि जिन लोगों के बयानात लिए गए हैं उन लोगों की बयानात की रोशनी में कि ये किस जानिब से आया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, किस जानिब वापस जाता है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, ताकि कहीं से एक क्लू मिल सके कि ये वाक़या कैसे पेश आया। चूँकि दिन के वक्त का वाक़या है तो तमाम तर चहल पहल होती है, लोग देख रहे होते हैं, सीसीटीवी इतनी वाज़ेह है और बड़े धड़ल्ले से ये शख्स जो है वो गली के अंदर पहले आके मोटरसाइकिल रोकता है, फिर गली का जायज़ा लेता है, बाकायदा कैमरे की तरफ देखता है जो सीसीटीवी कैमरा घर के बाहर लगा हुआ है, उसके बाद ये तमाम तर हरकत करता है और यहाँ से बड़ी आसानी से धड़ल्ले से फरार होता है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ तक पुलिस की जानिब से सिर्फ ये कहा जा रहा था कि चूंकि वाक़े का कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसलिए करके अब इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, 15 लोग, अब तो कार्रवाई शुरू हो गई है। 15 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं ये कौन है? मुश्तबा लड़के हैं या तफ्तीश करने के लिए ये लिए गए हैं हिरासत में? कौन है ये लोग? जी, इस गली के अंदर मुख्तलिफ घर मौजूद हैं, उनमें जो काम करने वाली खवातीन हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की गई है कि वो हिरासत की क्या हम दिखाई जा रही है, गलत टर्म तो नहीं यूज कर रहे, उनसे बस इंटेरोगेट कर रहे हैं, बस हिरासत में तो नहीं लिया ना। देखें, जिनको लिया जाता है, जिनके बयानात लिए जाते हैं, जिनको या किसी तफ्तीश में शामिल किया जाता है उनको हिरासत किया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उनसे तमाम और तब तक उनको पाबंद किया जाता है जब तक केस के या तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाती या केस सॉल्व नहीं हो जाता, तो तब तक ये लोग पाबंद हैं कि पुलिस को तमाम तर चीज़ों के जवाबात दें, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। तो इसलिए पुलिस की जानिब से ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनको हिरासत में लिया गया है। जिस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से इस कैमरे की निशानदेही की गई और बताया गया कि इस
जिस घर के बाहर ये वाक़या हुआ है, यहाँ की अगर CCTV निकालेंगे तो ये तमाम तर वाक़या हुआ है, तो उससे भी जो है वो पुलिस ने बाकायदा हिरासत में लेके उसका भी बयान लिया है, उसकी जो उसने पूरा मुकम्मल हुलिया बताया है, जो उसकी कद कार्ड बताया है, तो उस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, स्केच बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद स्केच की मदद से या कोई इस तरह की चीज़ों की मदद से उस लड़के तक पहुँचा जा सके। ये लड़के तक पहुँचना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर अगर बैक ट्रेस करें CCTV को तो हो सकता है घर से ही मास्क पहन के ना निकला हो, कोई और भी रास्ते में कोई मास्क पहना हो, शक्ल इसकी नजर आ जाए, और इन एनी केस जो जानते हैं इस लड़कियों को वो ये टीवी पे देखकर पहचान चुके हैं कि ये लड़का कौन है। अच्छा काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो हमने अभी बात की है ना हिरासत वाली, अब्दुल्ला, नो वंडर लोग आगे नहीं आते। अच्छा, हमने कल वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब से गुफ्तगू की थी और उन्होंने क्या यकीन दहानी हमें कराई थी, वो हम याद दहानी के लिए बस ये सुनवाना चाहते हैं। ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या था और इस पे डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, IG साहब से बात हुई है, एडिशनल IG साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रह के सजा मिले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे में। और ये मैं समझता हूँ कोई बीमार जहन का कोई साइको था जिसने ये इस तरह की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, इखलाक से गिरी हुई, और मतलब उसको मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू कंडेम दिस इंसिडेंट। अच्छा, वज़ीर इत्तलात सिंध बहुत बड़ी चीज़ है और मतलब अब तक ये काम वैसे सॉरी टू से सर हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बंदा जो है ना ही इज़ ऑन द लूज, तो या तो ये फिर करेगा या ये छुप जाएगा, मिलेगा नहीं, तो एनीथिंग कैन हैपन। और आपको पता ही है कुछ भी ऐसी चीज़ होती है वारदात, इसको हम वारदात ही कहेंगे, तो जितने दिन गुजरेंगे वो चांसेस कम होते चले जाते हैं। शहर छोड़ सकता है, सुबह छोड़ सकता है, कॉम्प्लिकेट हो सकता है मामला। निकले ही ना अपने घर से तो किसी को क्या पता चलेगा। ये भी एक हकीकत है कि ये इतना भी ओपन एंड शट केस नहीं है। एक मास्क पहने हुए बंदे को ट्रेस करना भी एक काम है, सो वो हो रहा है। हम दोबारा से अपील करेंगे, क्योंकि जो जानते हैं ना उसको, वो ये वीडियो देख के पहचान चुके हैं कि ये हमारा वाला ही है, दोस्त हो या भाई हो या बेटा हो, कज़न हो, वॉट एवर इट इज़, एम्प्लॉई हो, कुछ भी हो, यू नो हु ही इज़। आपको चाहिए कि आप आगे आएं और उसको पकड़ाएं, बिकॉज़ आप माशरे को इस गंद से बचाने में अपना किरदार अदा करें और आप इसके बारे में पुलिस को बताएं, क्योंकि ये जो इतना बेशरम शख्स हो जो कि पब्लिक में ये कर रहा है और किसी लड़की के पीछे लगा हुआ है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ही कैन बी आफ्टर यू नेक्स्ट, क्योंकि जब आप पकड़ नहीं होती ना तो वो बंदा, जो भी शख्स हो, जो क्रिमिनल हो, वो इम्बोल्डन हो जाता है। वो कहता है कि ये तो जो जी मेरा खुला राज है, मैं तो कुछ भी करूँगा। एंड बाय द वे, while we were watching this, सोशल मीडिया पे we just watched another video of something very similar that happened in F9 पार्क in इस्लामाबाद। वो भी हम देख के वो तो टेरराइज ही हो गए। लेकिन हम इस वक्त उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्विटर के नीचे ही इस्लामाबाद पुलिस का भी मैसेज आ गया कि दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन एज वेल। लेकिन अगर ना पकड़ा गया तो फिर हम उसको इस केस को हम फॉलो अप करेंगे। So, अभी हम उसकी हमने अपने साथी जो और इस तरह गिरफ्तारियां होंगी लोगों की तो लोगों के दिलों में डर आएगा ना कि वी डेयर नॉट डू समथिंग लाइक दैट। मतलब सोचना एक चीज़ है और फिर उसको कर देना। कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी, कोई सजाएं नहीं होंगी, तो ये तो आपको गली गली में इस किस्म के सीन नजर आएंगे जो आ रहे हैं। That is it for today. We're going to see you on Monday, inshallah. Bye.